हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बेटा, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फोर्स का एक सिंपल आइडिया दिया था कि फोर्स का मीनिंग क्या है, फोर्स की मेजरमेंट कैसे होगी, फोर्स आपका किन किन चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है, फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स बॉडी के साइज़ को चेंज कर सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिक्रीज कर सकता है। फिर हमने फोर्स को क्लासीफाई किया था टू टाइप्स में, वन इज़ कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड अदर इज़ फील्ड फोर्सेस। तो बेटा, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल कांटेक्ट बनेगा तो वहाँ पर कांटेक्ट फोर्सेस आएंगे, और जहाँ पर फील्ड फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पर कांटेक्ट आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पर एम्प्टी स्पेस के थ्रू फोर्स आपका अप्लीकेबल होगा। तो बेटा, अब यहाँ पर मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लॉज बने हुए हैं, तो उन लॉज की हेल्प से हम मोशन को टेस्ट करेंगे। अब अलग अलग टाइप्स के मोशन इन लॉज को फॉलो करेंगे। तो अगर लॉज के थ्रू हम मोशन को डिस्कस करने वाले हैं तो उन लॉज का बेसिक स्टेटमेंट क्या है, उन लॉज का मीनिंग क्या है, वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो फोर्सेस आपके कुछ लॉज के अकॉर्डिंग अप्लीकेबल होते हैं। फोर्सेस हमेशा किसी पर्टिकुलर बॉडी पे अगर लगेंगे तो वो वहाँ पर कोई ना कोई लॉ फॉलो करेंगे। तो बेटा, अब हमें यहाँ ये चेक करना है कि फोर्सेस से मोशन के अंदर हमारे पास कितने टाइप्स के लॉज बनेंगे। तो न्यूटन ने फोर्स को यूज किया और 3 बेसिक लॉज बनाए। नंबर 1, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेटा, फिजिक्स में हर एक्टिविटी किसी न किसी मॉडल या लॉ पे डिपेंड करती है। तो बेटा, अगर कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी इंटरप्रिटेशन है और कोई भी अगर लॉजिक है, तो बेटा वो किसी न किसी सिस्टम को, किसी न किसी लॉ को फॉलो करेगा। तो बेटा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या डिस्कस किया। तो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, इट रिमेन्स एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, इट रिमेन्स इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में है, देन इट रिमेन्स इन स्ट्रेट लाइन। बेटा, ये तीनों प्रोसेस कब तक रहेंगे, अनलेस ऑब्जेक्ट इज compelled by any external force। तो ये बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस हुआ था। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा। कब तक ये तीनों कंडीशंस आपकी फुलफिल होंगी, जब तक ऑब्जेक्ट आपका किसी एक्सटर्नल फोर्स से
कंपेल्ड नहीं होता। सो अनलेस ऑब्जेक्ट इज कंपेल्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मीनिंग जब तक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा तब तक ये तीनों कंडीशन आपकी पॉसिबल होंगी। तो एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, it remains at rest. An object is in motion, it remains in motion. An object is in straight line, it remains in straight line unless object is compelled by any external force. Unless object is compelled by any external force. तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो कि until unless it is acted upon, until unless it is acted upon by an external force। तो मेन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को कब चेंज करेगा, जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा। तो अभी यहाँ ऑब्जेक्ट की कौन सी स्टेट है, दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ डायरेक्शन। तो बेटा यहाँ पर आपको तीन स्टेट मिलेंगी। नाउ फर्स्ट स्टेट है स्टेट ऑफ रेस्ट, नाउ स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ डायरेक्शन। अब ये तीनों स्टेट कब चेंज होगी? An object is at rest, it remains at rest. An object is in motion, it remains in motion. An object is in straight line, it remains in straight line. कब तक? Unless it has experience of external force। तो बेटा जब तक इसके पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तब तक ये इन्हीं तीनों स्टेट्स को फॉलो करेगा, तब तक ये इन्हीं तीनों स्टेट। तो बेटा अब ये सिंपल पॉइंट आपने डिस्कस किया कि इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स आपके पास नहीं है, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये तीनों स्टेट आपकी एज इट इज वेल मेंटेन रहेगी। ये तीनों स्टेट आपकी एज इट इज वेल मेंटेन रहेगी। तो सिंपल वे से हम ये बोलेंगे, in absence of external force, a body is at rest, it remains at rest. A body is in motion, it remains in motion. A body is in straight line, it remains in straight line। तो बेटा ये प्रॉपर स्टेटमेंट थी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की कि in absence of external force a body is at rest, it remains at rest. A body is in motion, it remains in motion. A body is in straight line, it remains in straight line। तो बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में कहीं पर भी आपको फोर्स का मैथमेटिकल फार्मूला नहीं मिलेगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपका थ्योरेटिकल लॉ है। थ्योरेटिकल लॉ का मीनिंग इसके अंदर कहीं पर भी ये डिस्कस नहीं हुआ कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना है तो हमें कितने अमाउंट में फोर्स लगाना है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ
थ्योरेटिकल व्यू मिला किसका, फोर्स का। हमें सिर्फ ये मालूम चला कि यहाँ पर अगर बॉडी की स्टेट को चेंज करना है तो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी दैट इज फोर्स की रिक्वायरमेंट है, बट कितनी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर हमें नहीं मिली। तो बेटा अब यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट मिला कि हर बॉडी के पास एक टेंडेंसी है, हर बॉडी के पास एक टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो जब तक फोर्स किसी बॉडी पे नहीं लगेगा तो बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन कर कर रखती है। इसका मीनिंग हर ऑब्जेक्ट आपका नेचर में अगर एक्सटर्नल फोर्स फील नहीं करेगा तो वो अपनी स्टेट को होल्ड करके रखेगा, वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगा। तो हर बॉडी के पास एक टेंडेंसी है टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट इन absence of external force। तो एक्सटर्नल फोर्स की absence में ये जो टेंडेंसी हर बॉडी के अंदर है, इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, दिस टेंडेंसी इज नॉन एज इनर्शिया। दिस टेंडेंसी इज नॉन एज इनर्शिया। सो इनर्शिया इज द टेंडेंसी टू maintain its original state in absence of external force। तो बेटा हर बॉडी के अंदर टेंडेंसी है to maintain its original state, or everybody has tendency to oppose external force। तो बेटा हर बॉडी के पास एक टेंडेंसी है एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने की। हर बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू वो एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करती है, जिसके थ्रू वो अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती है। सो एनी बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट by itself, so that tendency is known as inertia। तो अब बेटा मैंने आपको 3 टाइप की स्टेट बताई थी। नंबर 1 स्टेट क्या थी, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ डायरेक्शन। तो बेटा अब यहाँ पर बॉडी के पास 3 टाइप की टेंडेंसी होगी। वो 3 टेंडेंसी क्या है, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion and inertia of direction। इनके एग्जाम्पल आपने 9th क्लास में बहुत डिस्कस किए थे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को हम क्या बताएंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को कैसे बताएंगे कि अगर आप बस के अंदर हो, बस आपकी मोशन में है, और बस अगर एकदम से स्टार्ट होती है तो उसमें बेटा ये दोनों इनर्शिया काम करेंगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब बस आपकी स्टार्ट होगी तो आपकी बॉडी का लोअर पार्ट बस के साथ चलेगा, बट अपर पार्ट आपका एकदम से बस के साथ मोशन में नहीं आएगा। तो जब बस चलेगी, जब बस स्टार्ट होगी, जब बस आपकी एकदम से एक्सेलरेट करेगी, तो बेटा उस टाइम पे जो आपकी बॉडी का लोअर पार्ट है वो इस चेंज को इजीली फील करेगा, इस चेंज को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, बट आपकी बॉडी का अपर पार्ट इस चेंज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। तो बेटा ये जो टाइम गैप आएगा, इससे क्या होगा कि आपका जो लोअर पार्ट है वो तो मोशन में आ जाएगा। बेटा वो अगर मोशन में आ जाएगा तो वो बस के साथ चलना स्टार्ट कर देगा, लेकिन जो अपर पार्ट है वो बेटा बस के साथ मोशन में नहीं आएगा। तो बेटा उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपका अपर पार्ट है वो कहाँ लीन करेगा, वो आपका बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन में लीन करेगा। वो बेटा आपका पीछे की तरफ जर्क फील करेगा। तो जब भी बस चलेगी, जब भी बस एक्सेलरेट करेगी, तो आपका जो
लोअर पार्ट होगा वो तो बस के साथ मोशन में आ जाएगा, बट जो आपका अपर पार्ट होगा बॉडी का वो बस के साथ मोशन में आने में थोड़ा टाइम लगाएगा। यही रीजन है कि आपका जो अपर पार्ट है वो जर्क फील करेगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो वो जो जर्क फील करेगा दैट जर्क इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका मीनिंग आपका जो अपर पार्ट है उसकी टेंडेंसी क्या है, टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट, बट लोअर पार्ट अगर मोशन में आ चुका है तो वो अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगा तो आपको जर्क कहाँ लगेगा, आपको जर्क पीछे लगेगा, आपको जर्क पीछे लगेगा। तो अब बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाओ। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा, जैसे बस एकदम से, जैसे बस ड्राइवर एट सडन ब्रेक अप्लाई करेगा तो बेटा उस टाइम पे क्या होगा, जैसे बस के अंदर ब्रेक लगेगी तो जो आपका लोअर पार्ट है वो उसी टाइम रेस्ट पे आ जाएगा, बट जो आपका अपर पार्ट है बेटा वो मोशन कैरी कर रहा था पहले से, तो वो मोशन कैरी कर रहा था पहले से तो बेटा वो रेस्ट पे आने में टाइम लगाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर बस के अंदर एट सडन ब्रेक अप्लाई होते हैं तो बेटा उसी टाइम पे आपका जो लोअर पार्ट है जो बस के फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है वो तो बेटा बस के साथ ही रेस्ट पे आ जाएगा, लेकिन जो अपर पार्ट आपका इनिशियली मोशन में था तो बेटा वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखना चाहेगा, जिससे क्या होगा वो थोड़ा सा टाइम लेगा रेस्ट पे आने में। इट मींस आपको जर्क कहाँ फील होगा, आपको जर्क फॉरवर्ड डायरेक्शन में फील होगा, आपको जर्क फॉरवर्ड डायरेक्शन में फील होगा। तो यहां पर चेक करो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में जर्क कहां लगेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में जर्क आपको कहां लगेगा और इनर्शिया ऑफ मोशन में आपको जर्क कहां लगेगा, ये दोनों आपको लिखने पड़ेंगे। तो बेटा चेक करो, जब बस चलेगी तो एकदम से आपको जर्क कहां लगेगा, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और यहां पर जब बस एकदम से रुकेगी तो आपको जर्क कहां लगेगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नाउ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, नाउ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होगा कि अगर कोई बस आपकी स्ट्रेट जा रही है तो अगर बस की डायरेक्शन हमें चेंज करनी है सो वी नीड टू अप्लाई फोर्स ऑन बस। तो बेटा अगर बस के ऊपर फोर्स आप लगाओगे तो बस अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी। तो बेटा अगर आपको किसी स्ट्रेट लाइन मोशन की डायरेक्शन चेंज करनी है तो आपको उस मोशन के अंदर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, अगर आप यहाँ पर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स अगर लगाओगे तो बस की व्हीकल की डायरेक्शन चेंज होगी, बस की व्हीकल की डायरेक्शन चेंज होगी, बस की या व्हीकल की डायरेक्शन चेंज होगी। तो बेटा जब भी आप बस में बैठते हो और अगर बस कहीं भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, किसी भी सर्कुलर टर्न पे बस अगर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी तो बेटा आपकी बॉडी हमेशा उस सर्कुलर टर्न के सेंटर से अवे डायरेक्शन में लीन करेगी। तो बेटा मेरे आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी बस किसी सर्कुलर टर्न पर सर्कल को नेगोशिएट करेगी तो बेटा उस टाइम पे अगर आप विंडो की साइड बैठे हो तो आपकी बॉडी विंडो की तरफ झुकना स्टार्ट कर देगी। इसका मीनिंग योर बॉडी विल लीन टूवर्ड्स विंडो, इट मीन्स योर बॉडी विल लीन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो जैसे बस आपकी एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगी, जैसे बस सर्कुलर ट्रैक पे अपनी डायरेक्शन चेंज करना स्टार्ट करेगी तो उसी टाइम पे जो पैसेंजर होंगे वो पैसेंजर सर्कुलर टर्न का जो सेंटर है उससे अवे डायरेक्शन में लीन करना स्टार्ट कर देंगे। सो पैसेंजर बॉडी विल लीन टूवर्ड्स विंडो away from the center of circular track. So this is due to application of force on bus. तो बेटा जब बस पे फोर्स लगेगा तो वो फोर्स आपका पैसेंजर के ऊपर कैसे लगेगा, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, और आपकी बॉडी विंडो की तरफ लीन करेगी, आपकी बॉडी विंडो की तरफ बेंड हो जाएगी, आपकी बॉडी विंडो की तरफ झुकेगी। सो दैट फोर्स इज responsible for change in direction of bus on circular turn on circular track. तो बेटा इस टाइप से ये इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट आपको मिलता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का हमारे पास एक नेम और भी है, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉन एज
लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया का मीनिंग है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नाउ वी हैव डिस्कस्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन यहाँ पर एक ही है कि यहाँ पर हमने मोशन डिस्कस तो कर लिया, हमने ये भी चेक कर लिया कि अगर स्पीड कम होगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो हमारी बॉडी को जर्क कहाँ लगेगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो हमारी बॉडी को फोर्स कहाँ फील होगा। तो बेटा लेकिन हमने यहाँ पर ये डिस्कस नहीं किया कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करना है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें पुश या पुल करना है तो हमें कितने अमाउंट में फोर्स लगाना है। तो यहाँ पर बेटा क्वांटिटेटिव आइडिया फोर्स का हमें नहीं मिला। तो यहाँ पर सिर्फ हमें ये आइडिया मिला कि अगर हमें किसी टाइप की स्टेट को चेंज करना है तो वी नीड टू अप्लाई सम काइंड ऑफ फोर्स। तो बेटा यहाँ पर सिर्फ फोर्स का हमें सिर्फ एक क्वालिटेटिव आइडिया मिला कि हमें यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन क्वांटिटेटिव आइडिया हमें यहाँ नहीं मिला। तो इसका मीनिंग यहाँ पर हमें यहाँ पर क्वालिटेटिव आइडिया तो मिला, लेकिन हमें यहाँ पर क्वांटिटी की फॉर्म में आइडिया नहीं मिला। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें क्वांटिटी की फॉर्म में यहाँ पर आइडिया नहीं मिला। तो बेटा अब हम इस लिमिटेशन को खत्म करेंगे। और न्यूटन्स सेकंड लॉ में आ जाएंगे। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन क्या थी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हमें क्वांटिटेटिव आइडिया नहीं मिला, हमें सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया मिला। तो क्वांटिटी के बेस पे हमें फोर्स का आइडिया यहाँ पर नहीं मिला। तो अब चेक करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन सबको मालूम है कि क्वांटिटेटिव आइडिया हमें फर्स्ट लॉ में नहीं मिला, सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया हमें फर्स्ट लॉ में मिला है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज F external force is proportional to change in momentum upon change in time. So this is statement of Newton's second law of motion. तो बेटा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमें फोर्स की क्वांटिटी का मालूम चलेगा, हमें मालूम चलेगा कि हमें किस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगाना है, हमें मालूम चलेगा कि हमें हैवियर बॉडी पे कितना लगाना है फोर्स, लाइटर पे हमें कितना लगाना है फोर्स। ठीक है बेटा, तो ये हमें मालूम चलेगा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। तो यहाँ पर आपने स्टेटमेंट क्या लिखी कि एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो बेटा यहाँ पर आपको एक नया वर्ड मिला, दैट इज मोमेंटम। आपको एक नया कॉन्सेप्ट क्या मिला, मोमेंटम। मोमेंटम बेटा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसी टर्म है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन को लेके आती है। तो मोमेंटम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मोमेंटम एक ऐसा इफेक्ट है जो किसी बॉडी के अंदर मोशन को लेके आता है। तो मोमेंटम इज ए कॉन्सेप्ट, मोमेंटम इज एन इफेक्ट बाय विच एनी ऑब्जेक्ट गेन मोशन। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे, इसी टर्म के बेस पे ऑब्जेक्ट मोशन को गेन करता है। तो यहाँ पर मोमेंटम इज ए कॉन्सेप्ट विच कैन ब्रिंग मोशन इन एनी ऑब्जेक्ट। तो बेटा जिस ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम होगा, तो उस ऑब्जेक्ट के पास मोशन होगा। इसका मीनिंग जिस ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम होगा उस ऑब्जेक्ट के पास मोशन होगा। इट मीन्स मोमेंटम प्रेजेंट, देन मोशन
प्रेजेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर मोमेंटम प्रेजेंट है तो मोशन प्रेजेंट है। तो बेटा अब यहाँ पर अगर मोमेंटम प्रेजेंट है तो मोशन प्रेजेंट है। इसका मीनिंग अगर एक ऑब्जेक्ट अपना मोमेंटम दूसरे ऑब्जेक्ट को देगा तो इसका मीनिंग दूसरा ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आ जाएगा। तो मोमेंटम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं। अब मोमेंटम का फार्मूला क्या है, मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, मोमेंटम को डिफाइन कैसे करोगे, मोमेंटम को आप रियलाइज कैसे करोगे, मोमेंटम का आप क्वांटिटेटिव आइडिया कैसे लोगे, मोमेंटम का क्वांटिटी की फॉर्म में आप आइडिया कैसे लोगे। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो बेटा क्वांटिटेटिव आइडिया आपको ये मिला, that is momentum equal to product of mass and velocity. It is vector quantity. It is vector quantity. और बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी is known as momentum। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम के इक्वल होगा। तो बेटा मोमेंटम आपका मास और वेलोसिटी से बनेगा, मास और वेलोसिटी से बनेगा। अब मेरे पास मोमेंटम का फार्मूला आ चुका है mv। जो डायरेक्शन मोमेंटम की होगी वही सेम डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी। तो अब मेरे पास टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, नंबर 1 ऑब्जेक्ट, नंबर 2 ऑब्जेक्ट, दोनों का मास सेम है बट दोनों को मैंने अलग अलग हाइट से ड्रॉप किया। इसको h1 से ड्रॉप किया, इसको h2 से ड्रॉप किया। अब चेक करो, ये दोनों जब फ्लोर पे लगेंगे तो बेटा फ्लोर पे किस ऑब्जेक्ट के केस में मोमेंटम ज़्यादा आएगा, तो बेटा फ्लोर पर किस ऑब्जेक्ट के केस में मोमेंटम ज़्यादा आएगा। अब चेक करो कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोर पे ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोर पर अपना मोशन ज़्यादा ट्रांसफ़र करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोर को ज़्यादा मोशन प्रोवाइड करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोर को ज़्यादा मोशन ट्रांसफ़र करेगा, ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा। अब चेक करो मास दोनों का सेम है, अगर मास सेम है तो बेटा जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा आएगी। और यहाँ वेलोसिटी v1 है तो v1 लेस देन v2, मास दोनों का सेम है, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m। तो बेटा मोमेंटम क्या बनेगा, p1 इक्वल टू m v1, p2 इक्वल टू m v2। तो बेटा यहाँ पर रिलेशन ये बना कि p1 लेस देन p2, इट मीन्स मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड मास केप्ट कांस्टेंट, मास केप्ट कांस्टेंट। तो अगर मोमेंटम के अंदर वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है और मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का रिलेशन मोमेंटम के साथ क्या बनेगा, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो बेटा अगर मैं यहाँ ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसे बनेगा मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में, तो ग्राफ बेटा स्ट्रेट लाइन आएगा और ग्राफ के अंदर जो स्लोप आएगा ये स्लोप बेटा किसके इक्वल होगा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा किसके इक्वल होगा, मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी एंड इट इज कांस्टेंट। अब यहाँ पर P अपॉन V किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू मास, इट इज इक्वल टू मास। तो बेटा स्लोप यहाँ हमेशा हमें मास की वैल्यू बताएगा, यहाँ स्लोप हमेशा हमें मास की वैल्यू बताएगा। अब चेक करो कि अगर मेरे पास ग्राफ के अंदर इस टाइप से 2 लाइंस हैं 1 एंड 2, यहाँ मोमेंटम है, यहाँ वेलोसिटी है, तो बेटा चेक करके आपको बताना है मुझे
कि इन दोनों में से किस लाइन में हैवियर ऑब्जेक्ट है, इन दोनों में से किस लाइन में बेटा हैवियर ऑब्जेक्ट है, इन दोनों में से किस लाइन में आपको हैवियर ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो बेटा जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वहाँ पर मास की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। अब चेक करो यहाँ पर लाइन 1 और लाइन 2 में किसका स्लोप ज़्यादा है। लाइन 1 का स्लोप ज़्यादा है, लाइन 2 का स्लोप कम है। तो बेटा यहाँ पर m1 मोर देन m2 आएगा। रीज़न क्या है, tan θ1 मोर देन tan θ2। ये एंगल θ1, ये एंगल θ2। इसका मीनिंग यहाँ जो स्लोप आएगा लाइन 1 का वो लाइन 2 के स्लोप से ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्लोप 1 मोर देन स्लोप 2। इट मीन्स m1 मोर देन m2, क्योंकि स्लोप ही आपका मास के इक्वल आएगा। मैंने आपको यहाँ बताया था स्लोप आपका मास के इक्वल आएगा। तो m1 आपका हैवियर होगा, m1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, m2 की वैल्यू कम होगी। तो बेटा ये था मोमेंटम का रिलेशन वेलोसिटी के साथ अगर आपका मास कांस्टेंट है तो। अब बेटा अगला केस करते हैं। अब अगला केस करने वाले हैं हम। अगले केस में क्या होगा, अगले केस में क्या करना है, ये हमारे पास फ्लोर है और ये हमारे पास 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। इसका मास m है, इसका मास 2m है। तो बेटा दोनों को हमने ड्रॉप किया सेम हाइट से, दोनों को हमने ड्रॉप किया सेम हाइट से। हाइट बिल्कुल सेम है, हाइट बिल्कुल सेम है। तो बेटा ये हैवियर है और ये लाइटर है। तो अगर दोनों को हमने सेम हाइट से ड्रॉप किया, एक हैवियर और एक लाइटर है, तो बोलो बेटा किसका इम्पैक्ट, किसका मोमेंटम फ्लोर पे ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा, हैवियर का लाइटर का। तो बेटा हैवियर का मोमेंटम फ्लोर पर ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा। तो इसका मीनिंग कि यहाँ पर 2m अगर हैवियर है तो इसका मीनिंग 2m का मोमेंटम यहाँ ज़्यादा आएगा। तो ये मोमेंटम अगर p1 है, ये मोमेंटम अगर p2 है, तो क्या लिखेंगे, p2 मोर देन p1। इट मीन्स 2mv मोर देन mv। बेटा वेलोसिटी दोनों जगह सेम आएगी, क्योंकि वेलोसिटी बेटा हाइट पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती। आपको मालूम है कि एयर में ग्रेविटी की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ग्रेविटी दोनों के लिए सेम है, एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम है, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो अगर दोनों को सेम मिलेगा एक्सेलरेशन, तो दोनों की वेलोसिटी सेम पॉइंट पर सेम आएगी। तो 2mv मोर देन mv, इसका मीनिंग p2 मोर देन p1। यहाँ मोमेंटम आपको ज़्यादा मिलेगा, मोमेंटम आपको कम मिलेगा। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स momentum is proportional to mass. Mass increases, momentum increases, and velocity constant. And velocity constant. तो बेटा यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा किसका, मोमेंटम का मास के साथ, ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ही हमें देगा। तो अब चेक करो इस ग्राफ के अंदर जो स्लोप आएगा वो स्लोप किसके इक्वल होगा। नाउ दैट स्लोप इज इक्वल टू p अपॉन m। नाउ इट इज tan थीटा। अब बोलो बेटा p अपॉन m किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी केप्ट कांस्टेंट। तो अगर हमें कभी भी ग्राफ ऐसे गिवन हो 1 2 मोमेंटम और यहाँ मास, बेटा मोमेंटम और मास के बीच में ग्राफ है, मोमेंटम और मास के बीच में बेटा ग्राफ है। अब चेक करो अगर मोमेंटम और मास के बीच में ग्राफ है तो अब यहाँ पर ये दोनों लाइन आपकी यहाँ मोमेंटम और मास के बीच में मैंने ग्राफ यहाँ बनाया है। तो अब चेक करो जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। तो अब चेक करो कि यहाँ पर स्लोप किसके इक्वल आएगा, ये स्लोप θ1, ये स्लोप θ2। नाउ θ1 बोलो क्या होगा, θ1 इट इज इक्वल टू v1, इट इज इक्वल टू v1। नाउ
थीटा 2 इट इज इक्वल टू V2, इट इज इक्वल टू V2, क्योंकि आपको मालूम है स्लोप किसके इक्वल होगा बेटा, स्लोप आपका वेलोसिटी के इक्वल होगा। आपको मालूम है स्लोप इक्वल टू वेलोसिटी, तो यहां पर स्लोप किसके इक्वल है, V1 के, स्लोप किसके इक्वल है, V2 के इक्वल है। तो कौन सा स्लोप आपका ज्यादा है, थीटा 1 मोर देन थीटा 2, इट मींस V1 मोर देन V2। तो बेटा नंबर 1 लाइन पे ऑब्जेक्ट आपका काफी फास्ट है, नंबर 2 लाइन पे ऑब्जेक्ट आपका स्लो है। तो नंबर 1 लाइन पे ऑब्जेक्ट आपका फास्ट है, नंबर 2 लाइन पे ऑब्जेक्ट आपका स्लो है। तो बेटा इस टाइप से हम डिस्कस करते हैं, इस टाइप से हम डिस्कस करते हैं मोमेंटम को। तो ये था बेटा मोमेंटम। अब मोमेंटम का बेटा एक वेरिएशन अभी और बचा हुआ है, मास और वेलोसिटी का, वो भी चेक करते हैं बेटा, वो भी अभी चेक कर लेते हैं। तो मास और वेलोसिटी में रिलेशन क्या बनेगा, मास और वेलोसिटी में रिलेशन क्या बनेगा, अभी चेक कर लेते हैं। मोमेंटम का फार्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो बेटा मास प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो जाएगा। इस केस में बेटा ग्राफ कैसे आएगा, इस केस में ग्राफ आएगा, मास आएगा आपका y एक्सिस पे और वेलोसिटी आएगी x एक्सिस पे, और ग्राफ बेटा इस टाइप से आएगा। आप चेक करो इस ग्राफ के अंदर आपको मोमेंटम कैसा मिलेगा, मोमेंटम आपको कांस्टेंट मिलेगा, मोमेंटम आपको कांस्टेंट मिलेगा। आप चेक कर सकते हो मोमेंटम आपको कांस्टेंट मिलेगा। अगर वेलोसिटी आपकी इनफाइनाइट हो रही है तो इसका मीनिंग मास आपका 0 है, वेलोसिटी इनफाइनाइट है। यहाँ चेक करो, यहाँ अगर मास आपका इनफाइनाइट है तो यहाँ पर वेलोसिटी आपकी 0 होने जा रही है। तो जहाँ भी मास कोशिश करेगा इन्फिनिटी वैल्यू को गेन करने की तो वहाँ पर वेलोसिटी 0 के आसपास आ जाएगी, और जहाँ वेलोसिटी इन्फिनिटी के आसपास आ जाएगी वहाँ मास की वैल्यू 0 के आसपास आ जाएगी। तो बेटा इस टाइप से हम मोमेंटम को डिस्कस करते हैं। मोमेंटम को डिस्कस करने के बाद अब हम न्यूटन्स सेकंड लॉ को डिस्कस कर सकते हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या था बेटा, कि एक्सटर्नल फोर्स जब भी किसी बॉडी पे लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स जब भी किसी बॉडी पे लगेगा तो वो उस बॉडी के मोमेंटम में चेंज लेके आएगा, तो वो उस बॉडी के मोमेंटम में चेंज लेके आएगा। तो बेटा आप चेक करते हैं चेंज कैसे आएगा, आप चेक करते हैं चेंज कैसे आएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसके पास मास m है, तो अगर आप इसके ऊपर लगाओगे एक्सटर्नल फोर्स, और अगर बेटा ये मोशन में आ चुका है तो मोशन में आने के बाद इसकी v वेलोसिटी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, और इसका मास m है। तो बेटा यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम बोलो क्या था, 0, यहाँ बोलो मोमेंटम फाइनल क्या बना, mv। इट मीन्स इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम mv, इसका मीनिंग मोमेंटम चेंज हुआ है। मोमेंटम चेंज किससे हुआ है, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू k, बेटा कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। तो बेटा यहाँ पर इस प्रोसीजर में जो टाइम गैप आएगा वो क्या आएगा, T2 माइनस T1। तो यहाँ पर ये टाइम इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल है जिसमें मोमेंटम चेंज हुआ है, जिसमें मोमेंटम चेंज हुआ है। तो मोमेंटम चेंज किस इंटरवल में हुआ है वो आपको बताएगा T2 माइनस T1, और मोमेंटम में कितना चेंज आया है वो बताएगा आपको P2 माइनस P1। नाउ दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ, दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब बेटा यहाँ पर F एक्सटर्नल किसके इक्वल आ जाएगा, K आपका कांस्टेंट है, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। अब चेक करो यहाँ पर अगर आप मास कॉमन ले लोगे तो V माइनस U अपॉन T2 माइनस T1। अब बेटा T2 माइनस T1, नीचे टाइम इंटरवल आ चुका है T2 माइनस T1, और ऊपर क्या है, ऊपर आया V माइनस U। तो बेटा ये किसका फार्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इट इज एक्सेलरेशन बेटा,
इट इज एक्सेलरेशन। तो आपको मालूम होना चाहिए एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। नाउ f एक्सटर्नल इज इक्वल टू k m into acceleration experimentally k equal to 1। तो बेटा f external क्या हो जाएगा, f external equal to k की वैल्यू 1 हो जाएगी, f external equal to ma। तो बेटा ये क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, रीजन क्योंकि एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, मास आपका स्केलर है और एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर है। स्केलर इनटू वेक्टर, बेटा आंसर वेक्टर ही आएगा। अब चेक करो इस फोर्स की यूनिट क्या होगी बेटा, SI यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन। और बेटा CGS यूनिट क्या बनेगी, दैट इज डायन। तो बेटा आपको SI यूनिट मालूम है फोर्स की, न्यूटन, CGS यूनिट मालूम है डायन। तो बेटा अब यहाँ पर चेक करो, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी है, मास आपका स्केलर है। तो अब यहाँ पर फोर्स को डिफाइन कैसे करोगे, नाउ फोर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो यहां पर फोर्स किसके इक्वल आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो बेटा मास तो कभी 0 नहीं हो सकता। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मास कभी भी 0 नहीं होगा। हाँ, एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, तो एक्सेलरेशन 0 होने से क्या होगा, फोर्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो बेटा इस टाइप से हमने डिस्कस किया न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को।